हेलो बच्चों, आपका श्री राम एकेडमी में स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने कौन कौन से इवेंट्स फोटोसिंथेसिस में होते हैं, 3 विशेष इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सा इवेंट्स क्लोरोप्लास्ट में किस जगह पर होता है और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है। और दूसरे नंबर पर इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ा स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं पहले एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा कि आपने इसके पहले की क्लास में 9th की क्लासेस में स्टडी किया हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्या है ये? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आप एक मेम्ब्रेन ये देख रहे हैं और दूसरी मेम्ब्रेन ये देख रहे हैं, और इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस भी आपको दिखाई दे रहा है, बहुत साफ साफ ये स्पेस है, ठीक है ना। दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है। तो ये जो मेम्ब्रेन के बीच स्पेस है, इसको क्योंकि दो मेम्ब्रेन के बीच में है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। यहाँ पर है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और क्योंकि दो मेम्ब्रेन के बीच में है, कौन सी दो मेम्ब्रेन के बीच में? एक आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी। सीधी सी बात है, किसी एक क्रम में जब आप चलेंगे, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, तो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन होगी, फिर इनर मेम्ब्रेन होगी। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है दैट इज टर्म्ड एज द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर माने आप जानते हैं मध्य में, और मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाने वाला स्पेस दैट इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो कि कहाँ पाया जाता है? आउटर मेम्ब्रेन के और इनर मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है। हम लोग ये जानते हैं यहाँ पर सिम्बियासिस के द्वारा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें एक बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो आमतौर पर जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा बाहर की मेम्ब्रेन, क्योंकि ये इनगल्फ किया गया होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। इवोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे तो किसी चीज़ को जब हम इनगल्फ करते हैं, जैसे अमीबा जब फूड को इनगल्फ करता है तो अपने एक वैक्यूल के अंदर क्रिएट कर लेता है, उसको पैक करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, जब इनगल्फ की गई तो उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन क्रिएट कर दी गई, एक वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट को, जो कि जिससे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का निर्माण हुआ, जिन ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करके किया गया ये, ठीक है, वो एक भी मेम्ब्रेन अपने चारों तरफ रखते थे, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स थे तो सीधी सी बात है उनके चारों तरफ कम से कम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया ही जाएगा। तो एक उनका अपना निजी मेम्ब्रेन हो गया, और एक बाहर जो ऑर्गेनिज्म मीन्स जब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने अपना भी मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ एक कवर डाल दी। तो ये कवर क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक मेम्ब्रेनस है। तो यूकैरियोट्स में जिस तरह का ऑर्गेनिज्म है तो उसका नेचर शो करेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं दिस मेम्ब्रेन इज यूकैरियोटिक इन नेचर। मीन्स बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? यूकैरियोटिक ओरिजिन की है, ठीक है ना बेटा। ये क्या है? यूकैरियोटिक ओरिजिन की है। और इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये एक तरह का कहा जाए तो क्या है, बैक्टीरिया होता है। एक्चुअली आप लोग आगे पढ़ेंगे जब इसका डेवलपमेंट देखा जाएगा, तो एक बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया के चारों तरफ कम से कम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और कुछ में तो आप जानते हैं पेप्टाइडोग्लाइकैन भी होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट देखे गए हैं जिनके इन मेम्ब्रेन और इस स्पेस के बीच में जो स्पेस है, इसी स्पेस में आप देख सकते हैं उसमें पेप्टाइडोग्लाइकैन भी मिलता है। कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं, लेकिन आमतौर पर ये पेप्टाइडोग्लाइकैन की लेयर या तो हटा दी गई है, या जो ऑर्गेनिज्म यहाँ इनमें आया है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकैन नहीं थी। जैसे आपने नाम भी पढ़ा होगा, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा ग्रुप में सिर्फ मेम्ब्रेन होती है, तो ऐसा ही कोई रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करने के बाद क्या हुआ? एक बाहर की मेम्ब्रेन बन गई, और दूसरा एक अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी है जिसके पास अपना मेम्ब्रेन है। तो ये इनर मेम्ब्रेन जो हुआ ये किस नेचर का हो जाएगा? क्योंकि जिस ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ किया गया है वो ऑलरेडी क्या है? प्रोकैरियोटिक नेचर का है। तो इनर मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? प्रोकैरियोटिक ओरिजिन की हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? प्रोकैरियोटिक ओरिजिन की हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की वो यूकैरियोटिक नेचर की होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक ओरिजिन की
होगी। इतनी बातें इस मेम्ब्रेन के बारे में। जो आउटर मेम्ब्रेन है, इससे होकर के बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से पास आउट हो जाती हैं, ठीक है, इसको क्रॉस कर सकती हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, जो कि प्रोकैरियोटिक ओरिजिन की है, ये बड़ी जटिल होती है और इससे होकर के बहुत सारी चीज़ें सिंपली क्रॉस नहीं हो सकती। ये कह सकते हैं इसकी जो परमिएबिलिटी है बाहर वाली मेम्ब्रेन की तुलना में बहुत ही कम होती है, ठीक है। कुछ गिने चुने चीज़ों को ही वो अंदर आने जाने देता है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जो इनर मेम्ब्रेन है फिर अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है। अब ये मेम्ब्रेन है आपकी, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए और फिर स्टॉक्ड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। मीन्स ये छोटे छोटे पाउच बना लेते हैं, किसके, मेम्ब्रेन से घिरे हुए पाउच बना लेते हैं जिसमें एक ल्यूमेन भरा हुआ है, एक स्पेस है। मीन्स इस तरह से क्या हुआ, ये फ्यूज हो करके क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। जैसे कॉइन आप देखते हैं, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, ऐसे ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं नेचर में। और इस मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर क्या है, एक विशेष प्रकार का लिक्विड भरा हुआ है, या कह सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ द व्हाट, भाई थैलेक्वाइड है। ये सिंगल क्या कहलाएगा, थैलेक्वाइड कहलाएगा। सामूहिक रूप से क्या कहलाएगा, ग्रैना कहलाता है। आपने इसको पढ़ा है पहले। ये क्या होगा, ग्रैना होगा। और ये ग्रैना में क्या होगा, कई थैलेक्वाइड्स होंगे। यहाँ पर आपने बनाया 1 2 3 4, ये चारों क्या है भाई, थैलेक्वाइड्स हैं। तो थैलेक्वाइड्स में जो ल्यूमेन पाया जाएगा, जो स्पेस होगा उसमें जो लिक्विड भरा है वो ल्यूमेन कहलाएगा। यहाँ पर आइए देखिए, थैलेक्वाइड का स्ट्रक्चर बहुत साफ दिखाया गया। ये आपका थैलेक्वाइड्स है, ठीक है। ये क्या है, थैलेक्वाइड्स है, ठीक है। और ऐसे ही थैलेक्वाइड्स क्या है, एक के ऊपर एक ऐसे। अब यहाँ पर देखिए ग्रैनल थैलेक्वाइड्स दिखाया गया बहुत साफ। यहाँ पर एक कट किया गया है, ये दूसरा वाला है, तीसरा है, 3 कट किए हुए, जिसके बीच का एल्यूमिन स्पेस है भरा, जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्टॉक्ड हैं और ये ग्रैना है, ठीक है, सभी को मिला करके। लेकिन एक जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जिससे ये ग्रैना बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं थैलेक्वाइड। और इस थैलेक्वाइड्स को ग्रैनल थैलेक्वाइड्स कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रैना जो स्ट्रक्चर बना है उसमें पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि थैलेक्वाइड का मतलब होता है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर विद अ ल्यूमेन। थैलेक्वाइड का मतलब क्या होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर विद अ ल्यूमेन। अब यहाँ पर थैलेक्वाइड स्पेस जो है वो क्या है, लिक्विड से भरा हुआ है, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। तब जैसे यहाँ पे आपको बनाया गया, ये मेम्ब्रेन हो गया, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, फिर इसके नीचे भी आएगा ऐसे ही। अब यहाँ पर एक ज्वाइंट मेम्ब्रेन बन रहा है हर जगह। जहाँ पे ज्वाइंट मेम्ब्रेन बन रहा है, यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस की एक प्रक्रिया बताई गई थी। यहाँ पर क्या होता है, कैप्चरिंग होती है, ट्रैपिंग होती है लाइट की, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहीं पर क्या होता है बेटा, ट्रैपिंग होती है ऊपरी सतह पर। और जहाँ पर ये ज्वाइंट्स हो रहे हैं फिर अगले वाले से, ठीक है, जो निचला होगा इसका, ठीक है, ये निचले वाले हिस्से पर क्या होता है, H2O ब्रेक होता है। यहाँ पर में जो दूसरा स्टेप है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। और साथ में यहीं पर क्या बनता है, ATP NADPH2 बनता है, ठीक। इस तरह से अगर कहा जाए तो ये ग्रैना जो साइट है, ग्रैना किसके लिए साइट है, फॉर्मेशन ऑफ AT, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 और H2O का ब्रेकडाउन, जो 2 मेजर प्रोसेस है, ठीक है। और दूसरी पहली हो गई क्या, ट्रैपिंग, ट्रैपिंग ऑफ लाइट हो गया, क्वांटासोम में होता है, ठीक है। क्वांटासोम यूनिट होती है, क्वांटासोम क्या है, यूनिट है, किसकी यूनिट है, लाइट ट्रैपिंग यूनिट। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइट ट्रैपिंग यूनिट, इसको बोलते हैं लाइट ट्रैपिंग यूनिट बेटा, ठीक है ना। तो इस लाइट ट्रैपिंग यूनिट में बहुत सारे क्लोरोफिल होते हैं। और क्लोरोफिल के साथ साथ क्या होता है, क्लोरोफिल के साथ साथ ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स भी पाए जाते हैं, जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं क्लोरोफिल की। और ये जैसे ही क्वांटासोम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये फिर क्या करता है, अगले स्टेप के लिए
एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, मीन्स H2O को ब्रेक करना। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिसमें फिर क्या होता है, ATP का भी जनरेशन होता है और NADPH2 का निर्माण भी होता है। यहाँ पर NADPH2 बनेगा, ATP बनेगा और H2O बनेगा। इस तरह से तो साइट क्या हो गया, ये ग्रैना लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो थैलेकॉइड्स हैं, जैसे थैलेकॉइड्स भी यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, दो प्रकार के हैं। पहला थैलेकॉइड्स क्या है बेटा, जो ग्रैना में मिल रहे हैं। ग्रैना के अलावा बहुत सारे थैलेकॉइड्स, कई ग्रैना होते हैं, उनके बीच में उनको कनेक्ट करने का काम कर रहा होता है। तो जो सेपरेटली ग्रैना में नहीं है, ग्रैना के अलावा जो इस तरह के फ्लैटेंड स्ट्रक्चर फैले हुए होते हैं, जो कई ग्रैना को जोड़ रहे होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल थैलेकॉइड्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल थैलेकॉइड्स बोलते हैं, जिसको हम लोग लैमेली के नाम से या फ्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ग्रैनल थैलेकॉइड हो गया और दूसरा थैलेकॉइड क्या होगा, स्ट्रोमा में जो फैला हुआ है। ठीक है, स्ट्रोमा से होते दूसरे ग्रैनम को जोड़ने का काम करता है। ये सिंगली फैले होते हैं, इनके ऊपर स्टॉकिंग नहीं होती है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। थैलेकॉइड्स ये सिंगल ही होते हैं, जो एक से दूसरे में फैल करके जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन इनके ऊपर स्टॉकिंग नहीं होगी। और ग्रैनल थैलेकॉइड में क्या होते हैं, जो थैलेकॉइड्स होते हैं वो स्टॉक्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो डिफरेंस रहा दोनों के बीच। और यहाँ पर दूसरी चीजें क्या पाई जाती हैं, यहाँ पर बहुत सारा लिक्विड भरा होता है। ठीक है, इस जो स्ट्रक्चर आप थैलेकॉइड का देख रहे हैं, ये सारा स्ट्रक्चर इस लिक्विड में फ्लैट करता रहता है, तैरता रहता है। ठीक है, तैरने का मतलब ये है कि अब कहीं ना कहीं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो सॉरी मेम्ब्रेन है, इंटरनल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मूवमेंट थोड़ा बहुत बॉडी में उनके मिलता है। ये नहीं है कि पूरा सर्कुलेट हो रहे हैं, एक जगह से बहुत दूर तक मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसमें फ्लैटिंग कंडीशन में पड़े होते हैं, फ्लैट करते रहते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी प्लेस को नहीं बदल सकते। इसमें कुछ विशेष चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियोइड पाया जाता है। बेटा क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड की जगह यहाँ बेहतर टर्म होगा कि हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला DNA है, तो क्लोरोप्लास्ट DNA। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला जो DNA है, इसमें DNA होने का मतलब जो यहाँ पर प्रोटीन इनकी सिंथेसाइज होनी है, जो फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो सारी चीज़ें यहीं से इनके DNA से बना लिया जाएगा। ये आपको DNA यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो DNA स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये DNA स्ट्रक्चर है। तो ये DNA क्या कर रहा है, जिस भी प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन कौन सी, ये खास बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ प्रोटीन का मतलब है फोटोसिंथेटिक प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी बेटा, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। ऐसी फोटोसिंथेसिस करने वाली प्रोटीन मीन्स जो एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस में उपयोग होते हैं, वो सारे एंजाइम्स वगैरह का निर्माण कहाँ पर होता है, जो DNA पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, उसके द्वारा होता है। इसी प्रकार से इनमें एक विशेष राइबोसोम भी पाया जाता है, क्योंकि ये इनकी ओरिजिन क्या है, अगर आप ध्यान दें, इनकी ओरिजिन क्या है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के होते हैं, इसलिए इनमें 70S टाइप का राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सिंथेसाइज क्या होता है ग्रैना में, ग्रैना में हमारा ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, आपको जो पहला स्टेप बता दिया क्या होता है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट होती है, और दूसरा स्टेप क्या है, फोटोलिसिस एंड जनरेशन ऑफ ATP एंड NADPH2। ये दोनों प्रोसेस ग्रैना या थैलेकॉइड्स पर होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों प्रोसेस क्या है, ग्रैना और थैलेकॉइड्स हो रहे हैं। और तीसरा स्टेप जो फोटोसिंथेसिस का बड़ा महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है, दैट इज द कार्बन एसिमिलेशन या कार्बन ग्लूकोज की सिंथेसिस, जिसको आप पढ़ते हैं 6CO2 प्लस H2O जोड़ते हैं और C6H12O6 का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ये प्रक्रिया है आपकी जो होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये कार्बन एसिमिलेशन कहाँ पर होता है, कार्बन की सिंथेसिस कहाँ पर होता है, यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है चारों तरफ, स्ट्रोमा बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये देखिए लिखा हुआ है स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा में होता है। ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, थर्ड प्रोसेस स्ट्रोमा में होती है। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में क्या होता है, कार्बन एसिमिलेशन होता है। क्या होता है, कार्बन एसिमिलेशन
एसिमिलेशन होता है बेटा। क्या होता है? कार्बन एसिमिलेशन होता है। और ग्रैना और थैलेकोइड्स में क्या होता है? आपकी ट्रैपिंग ऑफ लाइट होती है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिसमें एटीपी NADPH2 का निर्माण होता है। और साथ में कह सकते हैं यहीं पर O2 का भी जनरेशन हो जाता है, क्योंकि बताया था ना H2O जब ब्रेक होता है तो O2 भी रिलीज यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। और इसमें फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पर होते हैं ये भी आपको स्पष्ट किया गया। इसमें एक टर्म आया है प्लास्टोग्लोब्यूल्स, ठीक है, और स्टार्च ग्रैन्यूल्स। भाई जब यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा तो ग्लूकोज क्या करता है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च के ग्रैन्यूल्स के रूप में कंजर्व कर लिया जाता है सेल के द्वारा, इसीलिए यहाँ पर स्टार्च के ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है इसी स्टार्च के ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये स्टार्च भी फैट्स में बदल दिया जाता है, या यूं कह लीजिए थोड़ा सा प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा एक, उसके चारों तरफ फैट का एक लेयर जमा हो जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लास्टोग्लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? प्लास्टोग्लोब्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म आ गया था इसलिए बता दिया, ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्लास्टोग्लोब्यूल्स बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं करता, इसका मेजर फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के अलावा भी बहुत सारे अन्य फंक्शन भी करता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग मेजरली क्या मान के चलेंगे? भाई फोटोसिंथेसिस का साइट यही है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ यहीं पर होता है। इसके अलावा अन्य कौन कौन से कार्य होते हैं अगली क्लासेस में पढ़ा जाएगा। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और उनका क्या प्रभाव होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं लाइट की, लाइट बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट है, क्योंकि बगैर लाइट के फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। जो लाइट एनर्जी होती है उसी लाइट एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में बदलते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो जो प्लांट होते हैं वो कौन सी लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए? तो रेड और ब्लू रीजन्स की जो लाइट होती है ये इनके लिए बहुत ही प्रभावी होती है सॉरी, जिसमें ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं अच्छे से। ठीक है ना, इसमें रेड और ब्लू रीजन की लाइट अगर इनको मिलती है तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये क्या होगी? मैक्सिमम होगी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और सबसे मिनिमम किस में होता है? ग्रीन कलर की लाइट में होता है। ये चीज़ थोड़ा सा माइंड रखने की चीज़ है। बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ से प्रश्न क्रिएट करने के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं। ग्रीन कलर में सबसे कम या लीस्ट होता है, इसलिए यदि किसी पौधे को ग्रीन लाइट हम प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस मिनिमम होगी, इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट भी वहाँ पर ग्लूकोज और स्टार्च जो है बहुत ही कम बनेगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सन की लाइट आती है पृथ्वी पर उसका सिर्फ पूरा पौधा मीन्स जो ब्रह्मांड, जो आप कह सकते हैं ब्रह्मांड नहीं सॉरी, आपकी अर्थ पर जो आपके प्लांट्स हैं और प्लांट्स के साथ साथ साइनोबैक्टीरिया आप विशेष रूप से जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये भी क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, सेम प्रोसेस अपनाते हैं। तो वे दोनों ही मिलकर के जो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं सन की लाइट का, वो मात्र 1% ही होता है, ओनली 1% टोटल सनलाइट का। और 99% लाइट क्या होती है? फिर से डेसिपेट हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। इनमें बहुत सारा जो है पृथ्वी का टेम्परेचर वगैरह बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मीन्स जो आपकी पृथ्वी की बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में जाता है और बाहर निकल जाती है चीज़ें। और इस 1% लाइट से ही हमारी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है यहाँ पर, किसकी? CO2 की।
तो लैंड प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बगैर कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। मीन्स हम बात कर रहे हैं बेसिक नीड कि बेसिक नीड क्या क्या है जिसकी वजह से हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर इनकी हमको चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है, और जो एक्वाटिक प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं तो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से, ठीक है। तो वाटर में थोड़ा कम होता है, इसलिए आप देखते भी हैं जो लैंड प्लांट्स हैं वहाँ पर उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वाटर में जो प्लांट्स होते हैं उनमें इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। वहाँ पर डेंसिटी अगर आपको दिखाई देगी तो ब्लू ग्रीन एल्गा भले दिखाई दे, ठीक है। और ट्रांस यहाँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है, थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत बिलो जाएगा, ठीक है, CO2 का लेवल क्या हो डाउन होगा, तो भी फोटोसिंथेसिस का रेट जो है क्या हो जाएगा, भी कम हो जाएगा। और यदि ये अप करता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या करेगा, अप करेगा, लेकिन ये एक रेंज में है, ठीक है। यदि ये रेंज कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग आप मान के चलते हैं 5 के आसपास है, अगर ये 0.8 के एबव चला जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट एटमॉस्फेयर में अगर 8%, 0.8 से ज़्यादा दे देते हैं तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। ज़्यादा होने पर भी कम हो जाएगा, और मिनिमम करेंगे तो अवेलेबिलिटी घट जाएगी, इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट डाउन हो जाता है। मीन्स इसका जो एक रेंज है वो लगभग 0.4 टू 0.6 के आसपास है। अगर ये आपका कंसंट्रेशन लगभग रहता है तो जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, इट इज द प्रोसेस बाय which water evaporates into the atmosphere from the leaves and stems। अगर अब बात करी जाती है, वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल गया पौधों को वाटर से, चाहे एब्जॉर्ब करके लिए, अगर वाटर बॉडी में पाए जाते हैं वहाँ उनके लिए अवेलेबल ही है, ठीक है। लेकिन जो लैंड प्लांट होते हैं उनके लिए वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, उनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है सॉइल से। तो ये सॉइल से जो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर आपका स्टोमेटा से रिलीज होता है, निकलता है, तो ये एक पुल क्रिएट करता है। स्टोमेटा से जब वाटर रिलीज होता है गैस के फॉर्म में, एक पुल क्रिएट करता है, ज़मीन से, सॉइल से नीचे से वाटर को खींच लेता है ऊपर। इस तरह से स्टोमेटा और ट्रांसपिरेशन मीन्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होना आवश्यक है। अगर ट्रांसपिरेशन कम होगा तो भी फोटोसिंथेसिस की रेट घट सकती है, और ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो भी समस्या हो सकती है, क्योंकि सारा का सारा वाटर क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेट हो जाएगा, तो वो अवेलेबल ही नहीं होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो भी ट्रांसपिरेशन बढ़ने की वजह से, बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाता है, ठीक है। इसके बाद वाटर का इफेक्ट आपने देख लिया। अब स्टोमेटा आपके यहाँ दिया भी गया है इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें स्टोमेटा आमतौर पर निचली सरफेस पर पाया जाता है, जो लीफ होता है, जैसा कि पीछे आपको जब स्टेम का TS दिखाया गया था वहाँ पर बताया गया था। तो स्टोमेटा मीन्स जो छिद्र होता है, इस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा को गार्ड करता है कौन, बगल की एक सेल, क्योंकि उसको सुरक्षित करती है, गार्ड करती है, इसलिए उसका नाम ही क्या रख दिया, गार्ड सेल। और ये इसकी जो अंदर वाली वाल होती है, क्या होती है, ये अंदर की जो वाल है, ठीक है, क्योंकि सेल वाल पाई ही जाती है, आप जानते हैं। तो जो अंदर की तरफ मीन्स यूँ कह लीजिए जो पोर की तरफ पाई जाने वाली सेल वाल है, ये काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, किसमें, गार्ड सेल में, ठीक है। और इसके बाहर बहुत सारी एसेसरी सेल्स होती हैं, ठीक है, जो चारों तरफ पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये सारी सेल्स हैं, ठीक है, इनको हम एसेसरी सेल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलना स्वाभाविक सी घटना है, वैक्यूल होगा ही, जैसे आप देख रहे हैं। जो भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स आप दिखाएंगे। सेल वॉल हो गया। स्टोमेटा क्या बोलते हैं, इस सिर्फ ओनली ओपनिंग, जो ओपनिंग होती है, छिद्र होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और हर सेल में न्यूक्लियस होता ही है, वो दिखाया गया है। ये कहा जाएगा
ओपन स्टोमेटा। इस पहला फिगर जो है आपका वो क्या है, ओपन है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन स्टोमेटा बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है जिसमें आपका स्टोमेटा ओपन नहीं है, बंद हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड स्टोमेटा बोलेंगे, ठीक है। तो कई बार फिगर में पूछ लिया जाता है क्लोज स्टोमेटा बनाएं, ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर माइक्रोग्राफ स्ट्रक्चर मीन्स जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देता है, लिविंग सेल्स का ही सीधे सीधे लिया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर सेल्स दिखाई गई हैं अगल बगल की, और ये गार्ड सेल हैं, ठीक है, ये गार्ड सेल है आपकी, ठीक, ये गार्ड सेल है। और यहाँ पर ये जो है छिद्र है, इस छिद्र को ही क्या कहा गया है, स्टोमेटा बोला गया है, ठीक है। और ये क्या हो गई, गार्ड सेल हो गई, ठीक। अगली स्लाइड में भी आइए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं, जबकि इसको हमने उसी समय बता दिया था जब फोटोसिंथेसिस बता रहे थे। इसको हम मेजरली 2 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ 3 इवेंट्स के बारे में चर्चा किया था। 3 इवेंट्स को 2 फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स में अलग अलग कर देते हैं। एक को हम कर देते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज, और दूसरी कर देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज, जहाँ पे डार्क रिएक्शन लिखा हुआ है। डार्क रिएक्शन की जगह हमने पहले ही बताया था हम प्रेफर करेंगे क्या लिखना, लाइट इंडिपेंडेंट फेज लिखना पसंद करेंगे। क्या लिखना पसंद करेंगे, लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, ठीक है, डार्क रिएक्शन की जगह। इसी को हम दूसरा नाम देते हैं कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन, कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन, या इसको एक वैज्ञानिक ने खोजा था, उनका नाम था कैल्विन। क्या नाम था, कैल्विन। तो इस साइकिल को कैल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस तरह से पूरी फोटोसिंथेसिस की तीनों इवेंट्स को 2 फेजेस में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, एक लाइट फेज और एक लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट फेज में हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है ट्रैपिंग ऑफ लाइट, ठीक है, और दूसरे में होता है जनरेशन ऑफ, इसको दूसरा नाम पहले आपने जो पढ़ा था उससे हटके एक नाम बता रहा हूँ, जनरेशन ऑफ एनर्जी, जनरेशन ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट। कई बार इसको इलेक्ट्रॉन कैरियर भी बोला जाता है। तो मीन्स जो यहाँ पर NADPH2 का निर्माण होता है और यहीं पर क्या बनता है, ATP का जनरेशन भी होता है। तो ये कहा जा रहा है जनरेशन ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। क्या नाम दे सकते हैं, जनरेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी इक्विवेलेंट, एनर्जी, क्योंकि ये भी एनर्जी ही अपने पास रखता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं एनर्जी इक्विवेलेंट भी है, ठीक है। एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं कहेंगे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन कैरियर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर, NADPH2 और इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। इस स्टेप में और साथ में यहीं पर आपका जुड़ जाता है, इसी स्टेप पर क्या होता है, एक घटना और भी घटती है जिसको आप जानते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्योंकि फोटोलिसिस के कारण ही इन दोनों का निर्माण हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक टर्म अलग से आप दे सकते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड जनरेशन ऑफ, माने इस पूरी प्रोसेस को क्या नाम दे सकते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इक्विवेलेंट्स लाइक NADPH2 और इलेक्ट्रॉन कैरियर भी इसके लिए आप टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज के भी नाम से जाना जाता है।
बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक मीन्स क्योंकि यहाँ पर C6H12O6 का निर्माण होता है। कार्बन एसिमिलेशन, क्योंकि कार्बन के साथ ऐड हो रहा है, एसिमिलेट हो रहा है। ठीक है, एक कार्बन ही 6 कार्बन एक दूसरे के साथ एसिमिलेट हो गए, इसीलिए नाम दिया गया कार्बन एसिमिलेशन प्रोसेस। ठीक है, और इसी को ठीक, अब लाइट रिएक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप में ब्रेक करके दिखाया गया है, जो कि बताया गया आपको। पहला स्टेप फोटोलिसिस 2H2O, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन में ब्रेक हुआ, साथ में क्या बना, O2 बना। यहाँ पर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट आता है, जिस पर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ जाता है, जो कि एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। कौन करता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकला हुआ था ट्रैपिंग के कारण, एनर्जी जो रिलीज हुई है, ठीक है, जो सन की लाइट आई थी, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ पर क्या बना लिया गया बेटा, ATP बना लिया गया। क्या बन गया, यहाँ पर ATP बन गया है। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी जो प्रोसेस यहाँ पर होगी वो क्या है, NADP या NADPH2 का फॉर्मेशन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए NADPH प्लस EH प्लस इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, इसको आप चाहें तो NADPH2 भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे प्रेफरिंग जो कहा जाता है, सबसे सटीक और सही फॉर्म है, दैट इज़ द NADPH प्लस EH प्लस को माना जाता है। ठीक है, पहले की बुकों में NADPH2 लिखा जाता था, लेकिन अब जो लेटेस्ट बुक आ रही हैं उन सब में NADPH प्लस EH प्लस लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए थे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कौन यूज़ कर लिया, NADP ने, और 2 इलेक्ट्रॉन किसने यूज़ कर लिया, यहाँ पर ADP को ATP बदलने में कर लिया गया। क्योंकि आपको पहले ही बताया था, जब सन की लाइट को ट्रैप किया जाता है तो वहाँ पर क्या रिलीज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ही रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। यही एनर्जी का फॉर्म होता है, और ये जहाँ भी जाएगा वहाँ पर एनर्जी अपने साथ ले जा करके देगा। जिसके भी पास जाएगा उसको ऑलरेडी एनर्जी क्या है, मिलनी है। इसी तरह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आकर के ADP के साथ जुड़ता है, एनर्जी यहाँ पर भी क्या होती है, ATP के रूप में बन जाती है। और यहाँ पर दूसरी घटना क्या, NADPH2 का निर्माण हो जा रहा है, या NADPH प्लस EH प्लस का निर्माण हो रहा है, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए इस तरह से क्या देखते हैं यहाँ पे, वही 2H यहाँ भी यूज़ हुआ, 2H बचा, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर कम से कम 2 NADPH2 का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस यहाँ पे रिएक्शन नहीं किया जा रहा है, बस ये समझना है महत्वपूर्ण, यहाँ पर ATP का जनरेशन हुआ, यहाँ पर और क्या जनरेट किया हम लोगों ने, NADPH2 का निर्माण किया। इस पूरी प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखें तो 3 चीज़ें बनाया गया, किसमें, लाइट प्रोसेस में 3 चीज़ें जनरेट की गई। पहला क्या जनरेट किया गया, O2 जनरेट किया गया। दूसरा क्या जनरेट हुआ, ATP जनरेट हुआ। तीसरा क्या, हमने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का फॉर्मेशन किया, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को रिचार्ज किया, NADPH प्लस EH प्लस का भी जनरेशन किया। अब एक्चुअली क्या होना है, इन 2 अवयवों का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कार्बन एसिमिलेशन में करते हैं, जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस बायोसिंथेटिक फेज और कार्बन एसिमिलेशन फेज। ठीक है, तो उस फेज के बारे में देखिए आगे, जिसमें 2 स्टेप में क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगते हैं। ठीक है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे, 6 CO2 लगते हैं, और प्लस क्या लगता है यहाँ पर 12 H2O लिखा जाता है। और ये लाइट और क्लोरोफिल का काम हो चुका है। अब सिर्फ क्या है, हमारे पास इसी प्रोसेस को कराना है। इसके लिए हमें यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हम ATP ऐड करेंगे, बगैर ATP के नहीं होने वाला है काम। और यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, NADPH2 लगाएंगे। लेकिन ये NADPH2 ये सब चीज़ें जो लगती हैं, दिखती नहीं है रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन में क्या है आगे, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हर स्टेप पर ATP NADPH2 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत सारे NADPH2 और ATP की ज़रूरत पड़ती है इन 6 कार्बन को एक साथ जोड़ने के लिए। तो बन जाता है क्या, C6H12O6। ठीक है, अभी तक यहाँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 मालिक्यूल थे, अब ये 6 के 6 मालिक्यूल आपस में मिल करके एक बड़े मालिक्यूल में बदल गए हैं, दैट इज टर्म्ड एज द ग्लूकोज। इनको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोज।
ग्लूकोज बोलते हैं। तो इनका जो है क्या हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, मीन्स एडिशन हो रहा है। 6 के 6 कार्बन आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए होता था, ATP चाहिए था, NADPH2 चाहिए था, H2O चाहिए था। सारी चीज़ें मिल गई और फिर क्या बन जाएगा, C6H12O6 बन जाएगा। और ओवरऑल रिएक्शन पहले भी जो आपने कराया था वहाँ पर O2 भी रिलीज़ किया था, इसलिए आप यहाँ पर O2 भी लिख देते हैं। यहाँ पर और क्या है, 6H2O भी निकाल देते हैं, ठीक है। ये पहले की प्रक्रिया हो गई। लेकिन बाद की प्रक्रिया में सिर्फ अगर समझें तो क्या होता है, सिर्फ इतनी सी घटना घटती है कि कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 को बदला गया C6H12O6 में। ये आपका जो है कार्बन एसिमिलेशन प्रोसेस है, ठीक है, या लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। 6 कार्बन को एक दूसरे पर जोड़ दिया गया। यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए था, तो हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड कर देगा, NADPH2। हाइड्रोजन ही नहीं प्रोवाइड करेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन और एनर्जी भी कुछ हद तक प्रोवाइड करता है। इसके अतिरिक्त जो एनर्जी चाहिए होती है उसको कौन प्रोवाइड करता है, ATP प्रोवाइड करता है। इस तरह से 6 कार्बन क्या होते हैं, आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, कार्बन एसिमिलेशन कहलाएगी। और प्लस जब हम इस दोनों ही माने फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों को ऐड करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर जुड़ जाता है 12H2O और फिर इधर आ जाता है आपका बैलेंस करने के लिए 6O2 और सारी चीज़ें। मीन्स जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं वो दोनों फेज को, कार्बन एसिमिलेशन और लाइट फेज को, सबको कंबाइंड करने के बाद बन रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ ली और सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी यहीं पर जान लेते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब आप सीधी सी बात जानते हैं, जितने भी हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो सब किस पर डिपेंड है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट पर डिपेंड है। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो है, इस तरह से फिर क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड है। ऑर्गेनिक फूड कौन यूज करता है भाई, हेट्रोट्रॉफ्स करते हैं। मीन्स अगर हेट्रोट्रॉफ्स इस दुनिया में है तो किसके कारण है, हम लोग किसके कारण है, प्लांट्स के कारण है, ऐसा कहा भी जाता है। एंड एनर्जी फॉर ऑल लाइफ फॉर्म, जितने भी प्रकार की लाइफ फॉर्म है उनके लिए एनर्जी का एकमात्र स्रोत कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म इन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। कुछ हाँ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इन पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया है, तो कार्बन को एसिमिलेट करने की क्षमता रखते हैं, उनको बना बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं चाहिए, और सन की लाइट का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। वो इनसे थोड़ा सा कह सकते हैं अनडिपेंडेंट हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है कह सकते हैं 0.0009% या कह सकते हैं इससे भी कम होगी। तो मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है जिन पर एक दूसरे की डिपेंडेंसी है उसमें कह सकते हैं 100% ये जा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस में अगर देखा जाएगा तो हेट्रोट्रॉफ्स मैक्सिमम दिखाई देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं हेट्रोट्रॉफ्स मैक्सिमम दिखाई देने का मतलब हेट्रो ऑर्गेनिक फूड को इस्तेमाल करने वाले की बात कर रहे हैं। बाकी वो क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ज़्यादा होने ही चाहिए, तभी हेट्रोट्रॉफ्स सर्वाइव ही कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स बीइंग प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। दे आर एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब जो हमारा बायोलॉजिकल इकोसिस्टम सिस्टम है उसका एक अभिन्न अवयव है जिस पर एक दूसरे की डिपेंडेंसी है और जिसके कारण ये इन्वायरमेंट आपका क्या है, मेंटेन है। अगर इनमें से किसी भी अवयव को आप हटाते हैं तो आपका इन्वायरमेंट जो है क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। आपका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और साथ में क्या होगा, लाइफ भी क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप खुद प्रोसेस के बारे में जानते हैं, बहुत सारी फोटोसिंथेसिस की बात की जाती है। फोटोसिंथेसिस में आप कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और हम लोग जो है रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जितना ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पौधा यूज़ कर लेता है, उसी द्वारा ऑक्सीजन हम लोगों को प्रोवाइड करता है जो कि हम लोग रेस्पिरेशन में लेते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका सिग्निफिकेंस है। अब इस सिग्निफिकेंस के आगे आपका फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं उनकी चर्चा करते हैं।
तो ये फैक्टर्स को हम दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरा इंटरनल फैक्टर्स की बात हम कर सकते हैं। तो लीव्स की जब बात करेंगे तो लीव्स का एक्सटर्नल फैक्टर्स तो कोई बात नहीं, शेप है, उसके शेप कैसा है, तो सब इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करेगा। तो लीव्स की बात जब हम करेंगे तो उसकी एनाटॉमी जो कि इंटरनल फीचर पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसकी एनाटॉमी आ गई। लीव्स की एनाटॉमी है और उसका जो एक्सटर्नल फीचर होता है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो लीव्स का दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल में भी आएगा, लेकिन लीव्स का मेजर पार्ट कहाँ पे आ रहा है, जो कि फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा हुआ है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से दूसरा जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो कि लीव्स से ही जुड़ा हुआ है, उसकी फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो उसमें कितने अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। पहला पॉइंट क्या हो गया, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, और फिर दूसरे नंबर पर एज ऑफ लीफ, ठीक है। और इतना ही नहीं, क्लोरोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या करता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोफिल भी अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के रेट को, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लीव्स की लीव्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जाती है उसके रेट को प्रभावित करते हैं। जब हम एनाटॉमी की बात करेंगे, कई ऐसे लीव्स होते हैं जैसे आप कह सकते हैं रेगिस्तान वगैरह में पाए जाने वाले, तो वहाँ दिन में ये बंद होते हैं। और इतना ही नहीं, लीफ होती है, लीफ के इंटरनली काफ़ी धसे होते हैं और इनके ऊपर काफ़ी मोटी कोटिंग होती है किसकी, क्यूटिकल वगैरह की, जिससे होकर के वाटर क्या है बाहर निकल ना पाए। तो ये संकन टाइप के होते हैं, मीन्स अंदर ही संक किए हुए हैं, अंदर ही धसे हुए होते हैं, बाहर की सरफेस पर नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जब रात होती है तो थोड़ा सा ये ओपन हो जाते हैं, जिससे होकर के आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह इंटर कर सकती है, ठीक है। और विशेष रूप से निचली सरफेस पर ही पाए जाते हैं। एनाटॉमिकल फीचर हो गया, कई बार इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हो जाता है जिससे होकर के वाटर का इवैपोरेशन घट सके, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलती हैं। ये तो एनाटॉमिकल फीचर्स की बात करेंगे। अमाउंट की जब बात करते हैं तो कुछ पौधे की पत्तियों का आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं, ग्रीन डार्क होती हैं, कुछ जो है दूसरे कलर में आ जाती हैं, तो उसमें अमाउंट कितना है उस अमाउंट पर डिपेंड करता है लीफ का कलर। और लीफ का कलर ग्रीन के अलावा कुछ भी है तो सीधी सी बात है उसमें दूसरे केमिकल्स या दूसरे जो पिगमेंट्स हैं ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड, इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उनका उसी अनुपात में फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी क्या होती है, डाउन हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा एज की अगर लीफ है तो उसका जो क्लोरोफिल है, उसका जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, वो क्या होता है, डिटार्ट हो जाता है, जिससे उसकी काम करने की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। तो ज़्यादा एज की लीफ में जो क्लोरोफिल होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रक्चरली डिटार्ट हो जाता है, अर्थात ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट वहाँ पर क्या होगा बेटा, घट जाता है, ठीक है ना। दूसरे फैक्टर्स जैसे पहले ही मैंने चर्चा कर लिया था फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित करने का, अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लाइट की क्या है इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन यदि लाइट बहुत ज़्यादा हो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो तो यही उल्टा इफेक्ट डालेगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लाइट होगी, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जो लाइट प्रोसेस है, जो आपका अन्य माने कार्बन एसिमिलेशन है, क्योंकि कार्बन एसिमिलेशन टोटल डिपेंड है एंजाइम्स पर। किस पे डिपेंड है, एंजाइम्स पर। और एंजाइम्स जो होता है टेम्परेचर बढ़ने से अपना शेप खो देता है, अपना शेप जब चेंज कर लेगा तो, क्योंकि जो शेप होता है शेप पर ही उसका फंक्शन डिपेंड करता है एंजाइम का, तो एंजाइम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनका शेप चेंज हो गया, तो क्या होगा, लाइट का उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा लाइट है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो टेम्परेचर का भी सेम इफेक्ट हो रहा है। ज़्यादा लाइट होने पर क्या हो रहा है, ये प्रोसेस रुक जाएगी। और लाइट ज़्यादा होने से एक अन्य प्रकार की प्रोसेस होने लगती है जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स वगैरह की जो प्रक्रिया है प्रॉपर, क्योंकि एसिडिटी वगैरह भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा होना भी क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। तो लाइट का एक ऑप्टिमम रेंज होगा, तो इसलिए कहा जा सकता है इंटेंसिटी बढ़ाने पर कुछ समय तक तो आपकी लाइट की
वजह से फोटोसिंथेसिस बढ़ती है। लेकिन जब कभी उससे भी ज़्यादा रेंज जिस पर कि एंजाइम्स वगैरह पर प्रभाव पड़ने लगे तो ये इंटेंसिटी क्या होती है, हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था भाई कि वहाँ पर भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो बढ़ता है एक लिमिट तक, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस के लिए वही पॉइजन का काम करने लगता है। ठीक है, पॉइजन की तरह काम करता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस रेट ही एब्रप्ट क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। और वाटर क्योंकि मेजर कंपोनेंट ही, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी पर्याप्त होगी तभी फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पे वाटर का भी इम्पैक्ट होता है, इसलिए वाटर का होना आवश्यक है। टेम्परेचर के बारे में अभी भी चर्चा मैंने करी है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा एक निश्चित लिमिट में तो उससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, और ट्रांसपिरेशन बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाएगी। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो ये कई तरह से इफेक्ट डाल रहा है। जैसा कि आपको बताया कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे, डिटार्ट हो जाएंगे, तो जो कार्बन एसिमिलेशन की प्रोसेस है वो भी रुक जाएगी। और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा, जो क्लोरोफिल और विभिन्न प्रकार के कैरोटीनॉइड्स इन सब चीज़ें हैं बनी हुई, वो भी प्रोटीन की ही होती हैं, उनका भी शेप आकार बदल जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, उनकी फंक्शनैलिटी जो होती है वो घट जाती है। तो इस तरह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो नुकसान है। एक निश्चित रेंज में क्या है, टेम्परेचर बढ़ना लाभकारी है, जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट घटने लगता है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक तो बढ़ता है। ठीक है, और नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है आपका रूम टेम्परेचर से लेकर के 45 तक बढ़ता है। लेकिन उसके बाद अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज होने लगते हैं, जिसकी वजह से फंक्शनैलिटी क्या होती है, धीमी हो जाती है। लेकिन बस यहाँ पर अंतर ये समझना, जब 45-50 के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो जो प्रोटीन होता है इतना डिटार्ट हो जाता है फिर से वो रिकवर नहीं हो पाता, जिसके कारण फिर फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ने नहीं पाएगी अगर टेम्परेचर घटा भी दें। लेकिन इधर उल्टा असर होता है कि अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे फिर फोटोसिंथेसिस तुरंत बढ़ने लगती है, क्योंकि जो एंजाइम क्रिस्टलाइज हुए थे वो फिर से नॉर्मल टेम्परेचर आने पर अपने नॉर्मल कंडीशन को गेन कर लेते हैं। इसलिए टेम्परेचर के घटने से जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होता है, गेन कर लिया जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर 50 प्लस चला जाता है या 50-55 के ऊपर जाएगा तो परमानेंट लॉस ऑफ क्या हो जाता है, जो एंजाइम्स हैं फोटोसिंथेसिस उनका लॉस हो जाता है। इसलिए तुरंत फोटोसिंथेसिस रिगेन नहीं होती है, बल्कि तब होगी जब नए सिरे से फिर से वो सारे प्रोटीन्स का निर्माण कर लेता है क्लोरोप्लास्ट, तब जाकर के फोटोसिंथेसिस रिकवर होती है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी तक आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस और प्लांट में न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम लोग आगे अन्य ग्रुपों में, जिसमें कि एनिमल और आपका फंजाई वगैरह हैं, जो कि क्या हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अप्लाई करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं किसके सोर्स के रूप में, कार्बन के सोर्स के रूप में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। अदर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय द यूजिंग इनऑर्गेनिक मैटर्स। इनऑर्गेनिक मैटर का मतलब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, अन्य प्रकार के केमिकल्स जो कि मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करके अपना भोजन न बना सके, और सनलाइट या केमिकल लाइट का इस्तेमाल भी ना कर सके। ठीक है, केमिकल बॉन्ड की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है लेकिन सनलाइट का नहीं कर सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक कहलाएंगे। देयर फूड रिक्वायरमेंट्स दीज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स, और जो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं उनको ही हम लोग बोलते हैं कार्निवोर या ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स में तो खैर दोनों हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों इस्तेमाल होते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़े मालिक्यूल होते हैं। सच ऑर्गेनिज्म टर्म हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं।
A type of nutrition in which energy is derived from the intake and digestion। intake किया आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और फिर क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। ठीक है, डाइजेशन कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया बॉडी के अंदर ले लिया आपने। क्या किया, बॉडी के इनसाइड बॉडी क्या हो गया, ध्यान रखिएगा ये टर्म, इनसाइड बॉडी क्या कर रहे हैं, जो फूड ले लिया उसका डाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, इनसाइड बॉडी लेकर के आप क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। जब इनसाइड डाइजेशन होगा, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में आप जानते हैं एनिमल होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिज्म या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या कहलाएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान देने वाला है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी इसी आधार पर यहाँ आप एक ग्रुप में अलग डिवाइड कर दिया। मैटर को क्या किया, इनसाइड इंजेस्ट किया आपने, क्या किया, इंजेस्ट किया मतलब बॉडी के अंदर ही लिया, उसके बाद डाइजेशन किया। इसका क्या अपोजिट नहीं हो सकता, बिल्कुल होता है। इसका अपोजिट क्या, बॉडी के इनसाइड नहीं लिया, बल्कि जहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, हेटेरोट्रॉफिक मैटर है, डेड मैटर पड़े होते हैं, इन्हीं के ऊपर क्या करते हैं, फंजाई नामक ऑर्गेनिज्म के बारे में सुना है, ये अपना डाइजेस्टिव जूस यहीं पर सिक्रीट कर देते हैं, बाहर ही डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। तो डाइजेशन क्या हो गया, अभी आपने पढ़ा यहाँ पर डाइजेशन क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, इनसाइड बॉडी। ठीक है ना, डाइजेशन कहाँ हो रहा है, इनसाइड बॉडी। अब यहाँ पर क्या होगा, आउटसाइड बॉडी होगा, डाइजेशन आउटसाइड बॉडी होगा। ठीक है, जब आउटसाइड बॉडी के डाइजेशन होगा, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन तरीका इनका क्या बदल गया, डाइजेशन ही बाहर करेंगे। ठीक है, ऐसे मोड को हम लोग बोलते हैं सेप्रो जो टर्म होता है वो ये भी बताता है कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं हम, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या नाम देंगे, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यहाँ इनसाइड बॉडी के अंदर ही लेकर के आप क्या कर रहे हो, डाइजेशन कर रहे हो, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है ये। ठीक है, और एक तीसरी भी कैटेगरी होती है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, वो क्या है, लिविंग बीइंग पर ही, जो सेल लिविंग है उसी लिविंग सेल के ऊपर जीवित अवस्था में ही कोई ऑर्गेनिज्म अपने मैटर को ऑब्टेन करे। मैटर क्या करता है, ऑब्टेन करता है, वो अपना मैटर ऑब्टेन करता है जीवित ऑर्गेनिज्म से, लिविंग बीइंग से। अगर वो लिविंग बीइंग से ही उसके ऊपर रहकर या उसके अंदर रह करके, आउटसाइड या इनसाइड, तो ये आता है पैरासाइट कैटेगरी बन जाती है, पैरासाइट कैटेगरी बन जाती है। और जब इनसाइड होगा तो ऐसे पैरासाइट को हम क्या कहेंगे, इंटरनल पैरासाइट। क्या बोलेंगे, इंटरनल पैरासाइट। और जब ये बाहर शरीर के ही ऊपर से रह करके सक करता है, अब किसी भी मार्ट से न्यूट्रिशन को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, चाहे एब्जॉर्प्शन के द्वारा चाहे सक करके, तो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल पैरासाइट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल पैरासाइट कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरे पूरे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, होलोजोइक, दूसरा क्या है, होलोजोइक, तीसरा क्या है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इस तरह से टोटल जो जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, डाइजेशन नाम देते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन। यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ेगा, डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एसिमिलेशन है, डाइजेशन, ये सारी प्रोसेस होती हैं जो किसमें होता है,
ह्यूमन बीइंग में होता है, एनिमल्स में होता है, जिसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ इस पेज पे पूरा वर्णन किसका है? ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की चर्चा कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी के साथ बाकी और भी जो टाइप्स हैं उनका भी हमने डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है।